बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे भारतीय जासूस, भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव की, जिसका केस आज आलमी अदालत में सुना गया और आलमी अदालत का जो फैसला है वो पाकिस्तान के किया है। ये जो इब्तदाई हियरिंग थी वो मरहला था। पाकिस्तान ने चैलेंज किया था कि भारत जो कुलभूषण यादव का केस इंटरनेशनल कोर्ट में लेके गया है वो ज्यूरिस्डिक्शन नहीं बनती, आलमी अदालत का दायरा इख्तियार नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान ये केस इस वक्त हार गया है। और आज आईसीजे ने अपने फैसले में ये बताया कि कुलभूषण कहां गिरफ्तार हुआ, इस पर एक डिस्प्यूट है, इस पर गैर यकीनी सूरत हाल है। उन्होंने ये बताया कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक कुलभूषण को कौंसिल रसाई ना देकर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हुई है। आलमी अदालत ने यह कहा कि इंसाफ कुलभूषण के मामले की समाअत का इख्तियार रखता है, यानी कि आलमी अदालत जो है वो इख्तियार रखती है समाअत की, और ये कहा है, ये हुक्म दिया है कि आलमी अदालत के मुताबिक इस फांसी को रोक दिया जाए जब तक आखिरी फैसला यानी कि फाइनल डिसीजन नहीं आता। दो तीन और वजूहात हो सकती हैं। एक तो जो केस लड़ा पाकिस्तान ने, इसके अलावा आलमी दुनिया में और ख़ास तौर पे यूरोपियन ममालिक में जो कैपिटल पनिशमेंट है, जो फांसी की सज़ा है, उसको बहुत डिस्करेज किया जाता है, बल्कि पाबंदी लगाई गई है उस पर। तो मुमकिन हो सकता है कि एक बायस हो अदालत का इस फांसी के सज़ा के खिलाफ। और इसके अलावा जो ट्रायल था पाकिस्तान में वो आर्मी एक्ट के तहत हुआ था, वो सिविलियन कोर्ट्स में या ओपन ट्रायल नहीं था, ये भी एक खदशा हो सकता है। और इसके अलावा अब तक जो इब्तदाई हियरिंग में जो एविडेंस सामने आया था वो एक कन्फेशन स्टेटमेंट की बात हुई थी। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको आगे जाके एड्रेस करना पड़ेगा। सब कुछ बिगड़ा नहीं है अभी। पाकिस्तान बेशक ये ज्यूरिस्डिक्शन वाला केस हार चुका है, लेकिन अब जब समाअत होगी, जब मेरिट ट्रायल शुरू होगा, तो पाकिस्तान के पास भरपूर मौका है कि जो तमाम तर एविडेंस जो हम कहते हैं हमारे पास है कुलभूषण यादव के खिलाफ कि उसने पाकिस्तान में स्पाइंग की है, उसने जासूसी का काम किया है, उसने दहशतगर्दी की है, वो कन्फेशन स्टेटमेंट और इसके अलावा जो तमाम तर सबूत हमारे पास हैं, जिसका जिक्र पहले फौज की जानिब से हो चुका है, जिसका जिक्र सरताज अजीज कर चुके हैं और मुख्तलिफ रहनुमा कर चुके हैं, वो एविडेंस हम प्रोवाइड करें अदालत में और बताएं दुनिया भर को कि भारत किस तरीके से स्टेट ऑर्गेनाइज्ड टेररिज्म कर रहा है पाकिस्तान में। तो ये एक भरपूर मौका है पाकिस्तान के पास जिसको जाया नहीं होने देना चाहिए। अलबत्ता आज के ऑर्डर के बाद जो ऑपोजिशन है उसका शदीद रद्द-ए-अमल आया। किसी ने कहा कि पाकिस्तान ने तैयारी ठीक नहीं की हुई थी, किसी के हुकूमत की विल नहीं नजर आई, एडहॉक जज को लगाया जा सकता था जो कि हमने नहीं किया। 90 मिनट मिले थे दलाइल देने के लिए पाकिस्तानी वकील को, लेकिन सिर्फ 50 मिनट में दलाइल खत्म कर दिए गए। जज की काबिलियत, वकील की काबिलियत पर भी जो है सवालात उठाए गए। लेकिन आपको ये बताएं कि खबर कुरैशी जो कि पाकिस्तान की तरफ से वकील थे, उनको ये एजाज हासिल है कि 1993 में वो यंगेस्ट वकील थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। श्री मजारी साहबा ने आज समा से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने जानबूझकर केस को खराब किया है। रहमान का कहना था कि अपनी नाअहली की वजह से जीता हुआ केस हम हार गए। पाकिस्तान ने आईसीजे में पेश होकर गलती की, ये कहना था जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब का। और शेख रशीद साहब ने कहा आज जो हुआ जंदल के करामत का नतीजा है। उन्होंने हवाला दिया उस मीटिंग का जो कि कुछ अरसे पहले सज्जन जिंदाल और नवाज शरीफ साहब के दरमियान हुई थी। इस हवाले से शेख रशीद साहब से हम पहले बात करेंगे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, मायूसी हुई है जिस तरीके से केस पाकिस्तान ने लड़ा, आपके ख्याल में कहां पे कमी रह गई थी? फिक्स मैच था जी, वहाँ शादाब, वहाँ बिरला जी के मंदिर में देखें जश्न है, सारे दिल्ली बम्बे में क्या अशर है, और पाकिस्तान में सफ़े मातम बिछी है। ये फिक्स मैच था। और जब मैं कहता था कि ये खरगोश के लिए आया है और लोग समझते थे शायद मैं वैसे ही कह रहा हूँ, अब कौम को समझ आ जानी चाहिए कि सजन जो आया था, सजन जिंदाल, उसका बुनियादी मकसद जो यही था कि फौज को और धचका लगे, एक तारीखी काम जो फौज ने किया था उनकी सारी मेहनत ज़ाया कर दी जाए
और उसके नतीजे में इस तरह रुसवाई, इस तरह हमारे खिलाफ सफे माता हमारे खिलाफ बातें करें हिंदुस्तान, और ये हमारे 60 लोग इंडिया के पास हैं, उस तक हमें रसाई नहीं दी गई 26 साल से हैं। और दुनिया का एक ये बात बताइए, ये सजन जिंदाल की मुलाकात हुई नवाज शरीफ साहब से, लेकिन वो मुलाकात कैसे असरअंदाज हो सकती है आईसीजे के फैसले पर? हुकूमत की तैयारी कोई नहीं थी। हुकूमत ने जानबूझ के, देखें जी क्या होता है दुनिया में, लोग शहादत बैठा देते हैं, लोग वकील खरीद लेते हैं, या वकील इतना जूनियर ले लेते हैं कि उसको समझ ही ना आए। और ये फिक्स मैच था और सब नवाज शरीफ की मर्जी से हुआ। नवाज शरीफ जो है इसमें कौमी गैर जिम्मेदारी के मुर्तकिब हुए। यही वो चाहते हैं कि फौज दीवार के साथ लग जाए, पंजाब पुलिस बन जाए फौज, लेकिन उनको ये ज़हन ख्याल रखना चाहिए। तो शेख साहब, अभी मैंने इस उम्मीद का इजहार किया है कि जब मेरिट बेस्ड ट्रायल अभी शुरू होगा तो उसमें तो एक पाकिस्तान के पास बेहतरीन मौका है इंडिया को एक्सपोज करने का। हम कहते हैं हमारे पास शवाहिद हैं, तो क्या ये होने नहीं जा रहा आपके ख्याल में? क्या अब भी हम उन शवाहिद को सामने नहीं रखेंगे और एक्सपोज नहीं करेंगे कि इंडिया किस तरह स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में मुलविस है? देखें, इंडिया के मुलवस होने में तो कोई शक नहीं है। अमेरिकन कांग्रेस कहती है मुलवस है, अफगानिस्तान में मुलवस है। मुझे डर है कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, मुझे डर है। मैं दोबारा दोहराता हूँ आपके प्रोग्राम में कि एक्सीडेंट हैपन व्हेन ड्राइवर ड्राइव फुलिशली, और ये इस हुक्मरान में ड्राइवर सारे जो हैं वो इसी किस्म के हैं। इनसे बड़ा काम है, ये सिर्फ दौलत कमा सकते हैं, कमीशन कमा सकते हैं, ये अपनी मर्जी के फैसले ले सकते हैं। लेकिन ये बात भी तो हकीकत है ना कि जिनको आप नाअहल ड्राइवर्स कह रहे हैं उन्होंने 4 साल निकाल दिए, आप ये नाअहल वाली निकालने का क्या जी? जब कौम फजलुर रहमान जैसे लोग जिस कौम में हो तो वहाँ 70 साल भी निकाल सकते हैं। असफंद यार जैसे लोग हो 70 साल निकाल सकते हैं। असल मसला है क्या कौम इनके साथ है, क्या कौम इनको एक्सेप्ट कर रही है? कौम के अंदर जो रुसवाई है, जो कौम के अंदर बेचैनगी है और कौम के अंदर जो शर्मिंदगी है वो इनके चेहरे पर नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान में हुक्मरानी करके और कमीशन इकट्ठी करने और माल बनाने आए। तो इंशाअल्लाह ताला इन्हें शिकस्त होगी और एवरी डे इज नॉट संडे। अल्लाह करेगा, देखें क्या होता है, और पाकिस्तान को रुसवाई से इंशाअल्लाह जान छूटेगी और पाकिस्तान। थैंक यू शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। बात करेंगे बाबर अवान साहब से। सेनेटर बाबर अवान साहब सीनियर लॉयर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बाबर अवान साहब, प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि क्यों पाकिस्तान कायल नहीं कर सका जजेस को कि उनके पास दायरा इख्तियार नहीं है, आलमी अदालत के पास दायरा इख्तियार नहीं है केस सुनने का? क्या हमारा केस कमजोर था या हमारी तैयारी सही तरीके से नहीं हुई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद साहब, केस कतन कमज़ोर नहीं था और तैयारी कतन थी नहीं। मैं शुरू में 3 बातें अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके सवाल को पर्सपेक्टिव में डालने के लिए कर देता हूँ। पहली बात यह है कि कोई रियासत इस तरह से उठ के दौड़ नहीं पड़ती मुकदमा पकड़ के अगर कोई आलमी मामला और ऐसे मुल्क के साथ हो जिसके साथ आपके झगड़े हैं, जिसके साथ आपकी लड़ाई है, जिसके साथ आपकी जंगें हो चुकी हैं। दूसरी बात, ये वकील कहाँ से किया गया? पहले कतरी खत था, अब कतरी वकील आ गया। ये किसने किया, किसके मशवरे से किया, किसकी इजाज़त से किया? तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जुरिस्डिक्शन, पहले आप तैयार करते अपना पूरा नैरेटिव। अमेरिका ने कभी इनकी जुरिस्डिक्शन नहीं मानी, अमेरिका ने कभी इस अदालत का कोई फैसला नहीं माना, एक भी नहीं माना, लाइनें लगी हुई हैं वहाँ पे। और आखिरी बात यह है कि पाकिस्तान का जो चीफ लॉ ऑफिसर है, अटॉर्नी जनरल, उसके साथ एक टीम बनाते हैं, टीम में लोगों को शामिल करते हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ, ये बातें मैंने पहले कही हुई हैं, जो मैं आगे जाके 1-2 के इशारे दूंगा। उस पर्सपेक्टिव में कह रहा हूँ कि उसकी जगह आपने ज़रा नाम तो निकलवाइएगा, एक्सपीरियंस तो निकलवाइएगा कि जो ऑफिसर भेजा गया पाकिस्तान से वो कौन थे और उनका एक्सपीरियंस कितना था। एहतराम है मुझे, एक दिन वाला भी वकील मुझसे अच्छा है, ये दूसरी बात है। अब आपके सवाल की तरफ आता हूँ। जो तैयारी थी उसके बारे में मेरा मौक़िफ़ सुनने से बेहतर होगा कि आप उस वकील का, जो कतरी वकील पाकिस्तान के लिए किया गया, वो मौक़िफ़ आप जान लीजिए। मौसूफ ने फरमाया कि मैंने अपनी तैयारी की बुनियाद जो फॉरेन ऑफिस का एक हैंड आउट था उसके ऊपर रखी है, एक बात। दूसरा यह है कि इसका मतलब यह है कि पिछले मुकदमे उन्होंने नहीं निकाले, जहां जुरिस्डिक्शन चैलेंज हुई उन्होंने नहीं पढ़ी। दूसरी बात मैं करता हूं जो इससे भी ज्यादा खौफनाक है मेरे लिए बतौर वकील, वो ये है कि उनके पास 1.5 घंटे का टाइम था, उन्होंने 50 मिनट में अपनी बहस वाइंड अप कर दी। ये तैयारी थी, और इस तैयारी के साथ आप किसका मुकाबला करने के लिए जा रहे हैं? जिसको जो ही मौका मिला, और मौका आपके पास भी था, उसने पहले अपना एडहॉक जज बिठाया उस कोर्ट के अंदर, जिसमें हमें नोटिस मिला 5 दिन का वक्त था, 5 दिन में हमने एडहॉक जज नॉमिनेट नहीं किया। ये मेरे ख्याल में वॉक ओवर ज्यादा देने का प्रोग्राम था और तैयारी करके कॉन्टेस्ट देने का प्रोग्राम मुझे बहुत कम लगता है।
सर ये बताएं, ये इब्तिदाई हियरिंग थी, कितना बड़ा धचका है इब्तिदाई हियरिंग में पाकिस्तान के लिए? ये इब्तिदाई हियरिंग नहीं थी, ये बेसिक हियरिंग थी और ये फंडामेंटल हियरिंग थी। एक प्रिंसिपल डिसाइड करना था कोर्ट ने, और प्रिंसिपल ये डिसाइड करना था whether the complaint which is filed against Pakistan by India is entertainable or not। क्या काबिल समात है वो दरखास्त जो भारत ने दी है, उसका जवाब क्या था जी हमारे पास? कहते हैं जी बड़ी अच्छी हियरिंग हो गई है। और अभी जो गवर्नमेंट की पहली आवाज आई है कुलभूषण पे, वो ये है कि जरा रिपोर्टिंग एहतियात से करें। मैं पूछना चाहता हूं हुकूमत से बराह रास्त, मुझे बताइए मैं क्या एहतियात करूं? जो हुआ है ना कहूं कौम से, जो आपकी नालायकी है, पाकिस्तान की इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट हो रही है, वो मैं ना कहूं कौम से, मैं सवालों के जवाब ना दूं शहजाद इकबाल और समा के। जो अगला नुक्ता है, मैं आई विल बी वेरी फास्ट, आई एम वेरी सॉरी, पाकिस्तान जिस तरह सारा नाराज है, सदमे में है इस सारे बंदोबस्त पे, उसी तरह मेरी भी वही कैफियत होनी चाहिए। जो अगला नुक्ता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये था कि आपने इस कदर तेज रफ्तारी से भाग के वहां जाने का फैसला क्यों किया जी? आप समन तो आने दीजिए, समन आने के बाद आप कहिए कि हम रियासत हैं, हम रियासती इदारों से मशवरा करते हैं, फिर कहिए हम पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हम अपनी पार्लियामेंट से मशवरा करेंगे, उसके बाद हम आ रहे हैं। तो क्या हो जाता है जी, ये अदालत है क्या? और मैं अब अदालत के बारे में अगर आप चाहें तो मैं शुरू में ही 2 लफ्ज कह देता हूं। उससे पहले मुझे एक बात बता दीजिए, क्योंकि आपने कहा कि ऐसा लगता है हमने वॉक ओवर दिया, केस हमारा मजबूत था, लड़ा हमने ठीक तरीके से नहीं, हमने वॉक ओवर दे दिया। ये क्यों करेगा पाकिस्तान? क्यों इतने अहम इशू पर, जहां पर पाकिस्तान की एम्बैरेसमेंट हो सकती है अगर हमने नहीं साबित किया कि ये कुलभूषण यादव जासूस पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता था, ये हम नहीं साबित करेंगे, हमारी एम्बैरेसमेंट होगी, फिर हम क्यों वॉक ओवर देंगे? चलिए जनाब, सबूत ले लिए वॉक ओवर के। सबसे पहला सबूत यह है, वजीर आजम ने आज तक कुलभूषण यादव का नाम लिया, उसको जासूस कहा नहीं कहा। उसके बाद दूसरा, पाकिस्तान के पास मुझे रियासत बता दीजिए जिसके पास फॉरेन मिनिस्टर ना हो, पाकिस्तान के पास है। लॉबिंग कौन कर रहा था? रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक जो जिस मिनिस्ट्री में मिनिस्टर नहीं होता वो वजीर आजम के पास होती है। तो मैं नवाज शरीफ साहब से कहां जाके सवाल करूं? पार्लियामेंट में वो आते नहीं, वैसे वो जो मुझे मिलेंगे नहीं। तीसरी बात, ये जो शख्स आया था, ये कौम को क्यों नहीं बताया गया कि ये सरिया साजन और जंगला जंदाल किस लिए आया था? लोग सवाल उठा रहे हैं और जायज तौर पे सवाल उठा रहे हैं इसके ऊपर। मैं कोई सवाल नहीं उठाता, मैं सिर्फ इशारे दे रहा हूं। चौथी बात जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि पाकिस्तान में वकील नहीं थे, बड़े बड़े काबिल वकील बैठे हुए हैं गवर्नमेंट की सफों में भी, मैं जानता हूं, दोस्त भी हैं हमारे ताल्लुक वाले। उनमें से किसी को मशवरे में शामिल क्यों नहीं किया गया, लूप में नहीं लिया गया? और जिसको शामिल किया गया पाकिस्तान के अंदर, उसका स्टेक क्या है? क्यूसी फ्रॉम इंग्लैंड लिविंग इन कतर। यार कोई हद होती है। और आखिरी जो गैर संजीदगी है, अगर ये वॉक ओवर नहीं था तो क्या था कि इन राइटिंग पाकिस्तान ने चैलेंज ही नहीं किया जुरिस्डिक्शन को। इन राइटिंग चैलेंज होता है, आप रिकॉर्ड बना रहे होते हैं, आप हिस्ट्री बना रहे होते हैं, आप अपना एक केस डेवलप कर रहे होते हैं। और आखिरी बात यह है कि पाकिस्तान ने किस किस इंटरनेशनल फोरम पे एक वर्किंग कमांडर को गिरफ्तार करने के बाद कोई संजीदगी के साथ भारत को एक्यूज किया और भारत के खिलाफ एक चार्जशीट दी को। ये पूछिएगा गवर्नमेंट का कोई आया तो उससे पूछ लीजिएगा अगले प्रोग्राम में। सही, हमने इस इशू को आलमी सतह पर किस हद तक उठाया। मुझे एक बात बताइएगा कि आई एम श्योर तमाम जजेस जो थे वो काबिल एहतराम है, लेकिन बाबर रहमान साहब, डिप्लोमेटिक रिलेशन, लॉबिंग वगैरह, ये कितना मैटर करता होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में? 100% करता है, इसलिए कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कोई पाकिस्तान के इस्लामाबाद का या कराची का सेशन जज वेस्ट नहीं है, रिकमेंडेटरी बॉडी है। वो कहते क्या है कि हम रिकमेंड करते हैं पाकिस्तान ऐसा करे और पाकिस्तान ऐसा ना करे। दूसरा, इससे एक बरतर बॉडी है जिसके चार्टर के नीचे कहा जाता है कि ये सारे काम हो रहे हैं, और जिसके चार्टर के नीचे वियना कन्वेंशन भी है, और जिसके चार्टर के नीचे जो बायलैटरल हमारे एग्रीमेंट्स हैं वो भी आते हैं। वो है अक़वाम मुत्तहिदा। जब उन्होंने किसी रियासत को कहना होता है कि आप अपने लोगों का जेनोसाइड ना करें, फर्ज करें वो कह दे तो मुस्लिम रियासतों के हिस्ट्री यही है, बाकी किसी को कभी नहीं उन्होंने कहा कि जेनोसाइड ना करें, फर्ज कीजिए, या हम वहां कोई एक्शन करने लेते हैं तो वो करते क्या है? पहले वो सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में एक आदमी भी कह सकता है कि मैं इसको नहीं मानता। और रूस ने पिछले दिनों कहा था, जो ताज़ा तरीन है, जब वो कह रहे थे कि हम एक्शन करना चाहते हैं, जाके बूट्स ऑन ग्राउंड लाना चाहते हैं हम, शाम में तो रूस ने इनकार कर दिया था। तो पाकिस्तान का वहां आदमी कोई नहीं था, लॉबिंग तो छोड़ दीजिए, जहां एडॉक जज हमने बिठाना था। अगर ये वॉक ओवर नहीं था तो फिर ये टॉक ओवर था, कोई ऐसी टॉक हुई जो। बाबर रहमान साहब, अब जब हेयरिंग होगी इस केस की, बाकायदा सुना जाएगा, तो आप नहीं समझते पाकिस्तान के पास एक भरपूर मौका है कि जो
इसने जराइम किए हैं, दहशतगर्दी की है, ये रॉ का एजेंट है, ये साबित करने का, आलमी अदालत में सबूत देने का ये हमारे पास, आप नहीं समझते, एक सुनहरी मौका है अब? बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नो उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। मैं कुछ नहीं कहना चाहता इसमें, पाकिस्तान और पाकिस्तान के मैनेजर्स को डिस्टिंग्विश करके मैं बात कर रहा हूं। पाकिस्तान के लिए तो बड़ा मौका है, इससे पहले पाकिस्तान के लिए थोड़ा मौका था। सारी दुनिया में भारत टेररिस्ट हो जाता, आप सारी दुनिया में लोगों को भेजते जाके जाओ पाकिस्तान का मुकदमा लड़ो। तो इनसे अगर ये उम्मीद रखी जाए कि ये अब किसी साजन, किसी जंगला, किसी सरिया की परवाह किए बगैर, दोस्त की परवाह किए बगैर ये मुकदमा लड़ेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं भी ऐसी उम्मीद रखना चाहता हूं, दिल नहीं मान रहा, क्या करूं। सही है। तो आप समझते हैं कि इन तमाम चीजों के पीछे सज्जन जिंदल वगैरह का हाथ हो सकता है आपके ख्याल में? क्या वो इतने मजबूत हैं कि वो इंटरनेशनल लॉबिंग कर सकते हैं, या पाकिस्तान को इस चीज पर कायल कर सकते हैं कि आप अपना मुकदमा दुरुस्त तरीके से ना लड़ें, कमजोर तरीके से लड़ें? 4 मराकज हैं जो हर मसले पे बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में से। एक बोलती है वजारत दिफा और इतना बोलती है कि हद कर देती है। दूसरी बोलती है वजारत दाखिला, ये उसका मसला नहीं है, फॉरेन ऑफिस आना चाहिए इसमें। और तीसरी बोलती है फॉरेन ऑफिस का इंचार्ज कौन है, नवाज शरीफ साहब हैं। तीसरा जो बोलता है वो कौन है, तीसरा बोलता है वजीर आजम थ्रू मरियम नवाज शरीफ साहिबा। मैंने तो ट्वीट करके अपने ट्विटर पे आज कहा कि मैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा के जो ट्वीट है ऑफिशियल इस मसले पे उसका इंतजार कर रहा हूं। और आखिरी जो बोलता है उसका नाम होता है मुल्क का प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर। इस वक्त दोनों टोपियां नवाज शरीफ साहब के सर के ऊपर हैं, वो बोले नहीं है। अब इसका जो रास्ता बनता है, वे फॉरवर्ड बनता है, वो इस तरह से बनता है। अगर संजीदा हैं, अभी भी संजीदा हैं, तो लेट देयर बी अ कोलिजियम ऑफ द लॉयर्स। जिस तरह आपको याद है कि ओजे सिम्पसन एक आदमी था, उसके ऊपर एक फुटबॉलर के ऊपर अमेरिका में मुकदमा चला, उसने पूरे अमेरिका के, उसको उनको कहते हैं लॉयर्स ड्रीम टीम, उसका नाम रखा मीडिया ने। तो यहां क्यों नहीं किया जा सकता इस तरह की एक टीम? दूसरा ये है कि इसके खिलाफ दुनिया में रेमेडी होती है। हम रेमेडीज हैं, दुनिया के फोरम्स हैं दुनिया के अंदर। किसने माना इससे पहले फैसला कि हम कहें जी कि हम जाके अब साबित करने की कोशिश करेंगे? जुरिस्डिक्शन का गलत उन्होंने अजम्पशन कर लिया। वेयर लाइज द अपील, वेयर इज द फोरम? क्या हुकूमत पाकिस्तान को पता है तो बताए जरा कौम को। सही है। बाबर रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के इस हिस्से में आप हमारे साथ मौजूद में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद मजीद बात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करते हैं आर्मी चीफ के अहम बयान पर जो एक सेमिनार से खिताब में उन्होंने दिया। अहम मौजू पर यह सेमिनार था कि इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए नौजवान का किरदार क्या होना चाहिए, और इसमें बुनियादी बात यह थी कि इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए हमें एक बयानिया बनाना है। आर्मी चीफ ने इस मौके पर यह भी कहा कि फौज दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ती है, लेकिन दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारे और समाज को लड़ना है। उन्होंने यह भी कहा कि हम ऐसे दौराहे पे खड़े हुए हैं जहां 10 साल बाद या तो हम नौजवानों की सलाहियतों से फवायद हासिल करेंगे या फिर हम मुश्किलात से दो चार होंगे। एक सवाल के जवाब में आर्मी चीफ ने आज यह भी कहा कि सारी जिम्मेदारी आर्मी पर डाल दी गई तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग रियासत और अवाम ने मिलकर लड़नी है। जो रिसेंट ट्वीट वाली कंट्रोवर्सी थी उसके हवाले से भी नाम लिए बगैर, उस ट्वीट का जिक्र किए बगैर उन्होंने ये कहा कि पहले जब फैसला किया तो बेटे ने, आर्मी चीफ साहब ने कहा कि मेरे बेटे ने कहा कि आपने एक पॉपुलर फैसला लिया है मगर गलत फैसला किया है। जब हमने दूसरा फैसला किया तो उनके बेटे ने उनसे कहा कि अब आपने अनपॉपुलर फैसला किया है लेकिन दुरुस्त फैसला किया है। तो तमाम ये जो आज बातचीत हुई है, जो खिताब में उन्होंने बात की है, उस पर हम बात करेंगे, इस पर तजिया लेंगे। चौधरी साहब का सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं इस पर आने से पहले एक सवाल कुलभूषण यादव के हवाले से करना चाहूंगा, क्योंकि वो अहम स्टोरी आज की। कहां जाता हुआ लग रहा है अब यह मामला? क्योंकि जो फेज 1 था, आप कह सकते हैं, इस हियरिंग का, जिसमें हमने इसकी ज्यूरिस्डिक्शन को चैलेंज किया था, वो पाकिस्तान हार गया है। आगे क्या उम्मीद रखी जा सकती है? नहीं, देखिए, ज्यूरिस्डिक्शन तक रहता तो ज़्यादा बेहतर था, और ज्यूरिस्डिक्शन के ऊपर हमने उसको सही आर्ग्यू नहीं किया। हमें बजाय वियना कन्वेंशन के उस पिच पे जहाँ पे भारत खेलना चाह रहा था, उसकी बजाय जेनेवा कन्वेंशन की पिच इस्तेमाल करनी चाहिए थी, जहाँ पर भारत नहीं आना चाहता था। और जेनेवा कन्वेंशन जो है वो कम्बैटेंट्स और स्पाइस के बारे में है,
अगर हम वहाँ पे केस ले आते तो शायद जो ICJ है वो रियलाइज़ करता कि इनका केस फ़र्क है और उनका केस फ़र्क है और ज्यूरिसडिक्शन का वहाँ सवाल पैदा नहीं होता था। बहरहाल अब जब हमने ज्यूरिसडिक्शन का सवाल उठाया और फिर वहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन, अब उसको आर्ग्यू करके ये इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि जो पाकिस्तान कह रहा है क्या वो सच है या नहीं। तो जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए एक मौका है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अपनी पूरी कहानी दुनिया को बयान करे और इफेक्टिवली बयान करे इस मौके के थ्रू। और या फिर ख़तरा ये है कि उसको कि खुदा न खास्ता हम उसके ऊपर भी कोई कमज़ोर विकेट पे ना खेलें और पता लगे कि लेकिन शहजाद साहब ये कहानी बयान करने के लिए आपके ख्याल में कुलभूषण यादव का एतराफ़ी बयान काफ़ी होगा या जो मजीद शवाहिद हैं वो भी हमें प्रोड्यूस करने पड़ेंगे? नहीं, देखिए सिर्फ एक बयान पे तो वो नहीं मामला होगा, हमें बहुत सारी और चीज़ें, मिसाल के तौर पे इसमें जो पासपोर्ट वाला मामला है वो बहुत अहम है कि ये इस पासपोर्ट का आदमी ये इस पासपोर्ट के साथ लेके जा रहा था, जबकि असल नाम कुलभूषण है, असल और जो पासपोर्ट कैरी कर रहा है वो ये है, पासपोर्ट कैरी कर रहा है। उसकी जो अपनी जो इतराफ़ी बयान है उसमें वो कमांडर सर्विंग नेवी का कमांडर बताता है अपने आप को, हुसैन मुबारक पटेल नाम था। तो और फिर उसके बाद उसकी तो इस तरह से उसके जो स्पाइंग का या जासूसी का जो एक उसका रोल था उसको उजागर करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि उसके लिए हमें ईरान से भी मदद मांगनी पड़े अगर उसकी ज़रूरत पड़े तो, और इस किस्म के मसाइल खड़े हो सकते हैं पाकिस्तान में आने वाले दिनों के लिए। ये कोई आसान काम नहीं होगा। सही, अब आज वाले इशू पर आते हैं। बहुत ही अहम आज जो है मौजू था कि इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए नौजवानों का किरदार क्या होना चाहिए। हम हमेशा बात करते हैं एक बयानिया बनाने की जरूरत है, और ये बताया गया कि सिर्फ फौज का काम नहीं है, रियासती इदारों ने और सोसाइटी ने, समाज ने मिलकर इस बयानिए को बनाना है। जी बिल्कुल, और देखिए उसमें क्या उन्होंने बयान किया कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी में फ़र्क क्रिएट किया और ये कहा कि दहशतगर्दी को तो फ़ौज लड़ती है, इंतहा पसंदी को मुआशरे को लड़ना है। मुआशरे का मतलब है उसमें हुकूमती ज़िम्मेदार हैं, उसके अंदर मुआशरे के लीडरान हैं, उसमें उलमा हैं, उसके अंदर उस्ताद हैं, सिविल सोसाइटी की लीडरशिप है, इन सब को लड़ना है। वो इंतहा पसंदी को लड़ेंगे। अब उसके लिए बयानिया कौन डेवलप करेगा? बयानिया क्या कोई किताब है, कोई मजमून है जो लिखा जाएगा बैठ के, जो कि 50-60 लोग इस लीडरशिप में से लिखेंगे? नहीं, वो अगर आपको अमल के थ्रू उसका ऐलान करना है। इंतहा पसंद बयानिया जो था वो आहिस्ता आहिस्ता हमें उसने पाकिस्तान की रियासत को ड्रिफ्ट में डाला, हम अपना रास्ता खोते गए और हम एक उस रास्ते पे चल पड़े जहाँ पर इंतहा पसंदी ने जन्म लिया। उसको रिवर्स करना है अपने अमाल के ज़रिए, अपने अमल के ज़रिए, और उसके लिए नेशनल एक्शन प्लान का जो रास्ता चुना है हमने वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन बहुत सारे सवाल करने वाला था आपसे। चल के आहिस्ता आहिस्ता 2.5 साल हो गए हैं नेशनल एक्शन प्लान को, आपके ख्याल में कितना हमने अपने रवैये से, अपने इकदामात से जाहिर किया है कि क्या बयानिया होना चाहिए? बिल्कुल नहीं किया ना। देखिए अगर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चेंज हो जाता, पुलिस रिफॉर्म हो जाते और पुलिस का रवैया बदल जाता, जो इंतहा पसंदी दहशतगर्दी जो कि असल में पुलिस का या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का काम है वो लड़ते बजाय फ़ौज के, हमारे मदरसों का सिलेबस बदल जाता, हमारी मुआशरे के अंदर हमारे उलमा का जो रोल है, हमारी मस्जिद का जो रोल है, हमारे उस्ताद और स्कूल का जो रोल है वो बदल जाता, हमारी तालीम के लिए एक हम इतना पैसा लगाते कि हम एक आइंदा आने वाली पौध को एक उस रास्ते पे सिखा रहे हैं जहाँ पर वो गलत और सच का और सही का फ़र्क इस्टेब्लिश कर सके, वो उस तरफ हम चलते, तो ये वो अमल आमाल होते जो कि हमारी नस्ल को, हमारे मुआशरे को ये बताते कि ये कौम असल में इंतहा पसंदी को लड़ने के लिए तैयार है। फिर उन ग्रुपों के खिलाफ एक्शन जो कि रद्दुल फसाद का हिस्सा बन गए, उसके अंदर कितनी सक्सेस है, कितनी तुंदी से हम काम कर रहे हैं, शद्दोमत कितना है उसके अंदर, और या ये कि बहुत ढीले अंदाज में हम उसके ऊपर भी एक्शन कर रहे हैं अपने। तो ये सारी चीज़ें डिटर्मिन करती हैं, ये बयानिया बन जाता है, फिर एक कौम का रवैया और मिजाज बन जाता है। जो कौम का रवैया और मिजाज होता है वही आपका बयानिया होता है। इसके लिए किसी को बैठ के लिखने और पढ़ाने और उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही सीख जाते हैं जब अमल आपका देखते हैं। राइट शहजाद साहब, एक और सवाल के जवाब, ये खिताब का हिस्सा नहीं था, एक साहब ने वहां पे सवाल किया जिसके जवाब में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने ये कहा कि सारी जिम्मेदारी अगर आर्मी पे डाल दी गई तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। ये बार बार कहने की क्यों जरूरत पड़ती है? क्यों हमारे जो सिविलियन इदारे हैं वो अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर रहे, उनकी कैपेसिटी क्यों नहीं बढ़ी? ये बार बार सवाल उठता है और आज आर्मी चीफ ने ये कहा है कि अगर सिर्फ आर्मी पे आपने सब चीजें डाल दी तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा।
देखिए शहजाद, इसके दो हिस्से हैं। एक तो बस उन्होंने मिसाल भी दी, उन्होंने कहा कि इस वकील का बंदोबस्त करना था तो हमारी जो फॉरेन ऑफिस है या जो हमारे जो रिलेटेड अदारे हैं वो बदकिस्मती से किसी इंटरनेशनल अफेयर्स या लॉ के वकील का नहीं कर पा रहे थे, फौज को रोल अदा करना पड़ा उसके अंदर। ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है कि फौज को हर चीज़ में हम डाल देते हैं। लेकिन क्या फ़र्क उन्होंने बोला एक तो ये कि जो दूसरा हिस्सा है हमारी जिम्मेदारी का, जो कि सियासत के पास है, सियासी लीडरशिप के पास है, उस निज़ाम के पास है जिसको हम जमहूरियत कहते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो भी अपने हिस्से का बोझ उठाएं। 17-18 नुकात उनके साथ रिलेटेड है, ये तो 3 या 4 सिर्फ फौज के हैं या जो काइनेटिक एक्शंस के हैं, तो वो जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे और दोनों जब तक मिल के नहीं लड़ेंगे उस वक्त तक हम पायदार अमन नहीं हासिल कर सकते। 2 चीज़ें हुई, एहसास दिलाया कि आप अपनी जिम्मेदारी उठाएं, नहीं उठाई अभी तक आपने। नेशनल एक्शन प्लान खरा वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, किसी ने उस पर काम शुरू नहीं किया। और दूसरा मेरा ख्याल है बाकी सबको एहसास दिलाया कि इसके 2 पिलर्स हैं, जितना ही फौज का काम ज़रूरी है उतना सियासत का भी काम ज़रूरी है, और सियासत अपनी जगह पे है तो सही, लेकिन उसको बेहतर काम करने की ज़रूरत है। सही है। आपको पता है वो जो भी ट्वीट वाला मामला हुआ था ISPR का, जिसको वापस भी लिया गया, इस हवाले से भी आज बात हुई, उन्होंने जिक्र नहीं किया, बट एक आम तासुर यही है कि उसी का जिक्र चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने किया। उन्होंने कहा पहले फैसला किया तो मेरे बेटे ने, नौजवान बेटे ने मेरे कहा कि आपने पॉपुलर डिसीजन लिया है लेकिन गलत फैसला किया है। जब दूसरा फैसला गया तो उनके बेटे ने बताया कि ये आपने अनपॉपुलर फैसला किया लेकिन दुरुस्त फैसला किया। तो ये रियलाइजेशन है कि जो पहला फैसला था वो गलत था, पॉपुलर था, लेकिन दूसरे फैसले से तनकीद हुई है, सोशल मीडिया पे खासतौर पे टीवी चैनल्स पे तनकीद हुई है, लेकिन वो एक दुरुस्त फैसला था। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है देखिए निज़ाम को चलाना पाकिस्तान के हक में क्या बेहतर है कि इदारे की तकरीम या किसी शख्स की अना, चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, चाहे वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ हैं, पाकिस्तान इन सबसे बड़ा है। जब आप अपने दिमाग में पाकिस्तान को इन सबसे बड़ा कर लेंगे तो फिर हर चीज़ पाकिस्तान के नीचे आ जाती है, उसमें आपकी अपनी अना और इज़्ज़त का भी मामला आ जाता है, आप उसको पीछे कर लेते हैं पाकिस्तान के लिए। एक तो ये एहसास है, दूसरा ये एहसास कि हाँ वो कदम वाकई गलत था। आप एक निज़ाम के अंदर रहते हुए अपने सुपीरियर को या अपनी जो हुकूमत है उसको काम को चैलेंज नहीं कर सकते हुए, उसके बेहतर तरीके से बात की जा सकती थी। इसका ये एक बड़े दिलेरी और फराखदिली की बात है और फराखदिली की बात है कि आप उसको मान भी रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ हमसे गलती हुई, मैं इस चीज़ गलती को ठीक करने के लिए तैयार हूँ। तो मेरा ये तमाम इंडिकेशंस एक ऐसे शख्स की हैं जो बड़ा अवेयर है, जो जानता है कि पाकिस्तान को किस चीज़ की ज़रूरत है, पाकिस्तान के जो हालात हैं इंटरनल एक्सटर्नल, उसके अंदर पाकिस्तान के निज़ाम को कायम रहना कितना लाजमी है और पाकिस्तान की सियासत को और फौज को साथ साथ लेके चलना है और बेहतर तौर पर पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद चौधरी साहब, प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, उसके बाद एक और अहम इशू पे बात करेंगे। PTI सोशल मीडिया टीम का एक मेंबर है जिसको FIA ने कस्टडी में लिया, उनसे सवालात हुए हैं। इस पर कल इमरान खान ने भी कहा कि ये सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, सोशल मीडिया पे कोई तनकीद करे तो उसको इस तरीके से कस्टडी में नहीं लिया जा सकता। ये पूरा मामला क्या है ये आपके सामने रखेंगे। क्या कोई गलती हुई थी, क्या कोई कानून तोड़ा था जिसकी वजह से FIA ने उनको बुलाया है, या सिर्फ ये एक सियासी इंतकाम है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया टीम के मेंबर की। सलाह सुल्तान जई इस शख्स का नाम है जिसको FIA ने कस्टडी में लिया और साइबर लॉज जो है उसको उसकी खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में जो है इसको कस्टडी में लिया गया। उससे पूछगछ हुई, हमारी इत्तलात के मुताबिक अब उसको रिहा कर दिया गया है, उसको छोड़ दिया गया है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं उस पर कि वो इस्लामाबाद से बाहर नहीं जा सकता। ये सारा मामला क्या था इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि इस शख्स को जो है वो विक्टिमाइज करने के लिए उठाया गया है। साइबर लॉज का गलत इस्तेमाल हो रहा है, साइबर लॉज की खिलाफ वर्जी हो रही है और सिर्फ सियासी तौर पे इंतकाम लेने के लिए इन लोगों को उठाया जा रहा है जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और इसके अलावा इन्होंने कोई जुर्म नहीं किया था। इस हवाले से नईमुल हक साहब ने भी ट्वीट किया, ओन किया कि सालार हमारी टीम का हिस्सा है। और कल एक प्रोग्राम में इमरान खान साहब ने भी इस गुफ्तगू की, उन्होंने क्या कहा था सुनिए जरा। एक मुझे अभी पता चला कि बलूचिस्तान में कोई सलार हैं हमारे सोशल मीडिया के, उनको FIA ने कोई क्वेश्चन करने के लिए इस्लामाबाद बुला ली। ये बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। कासिम खान सूरी हमारे साथ मौजूद है, एक्स प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के, और जिस वक्त FIA ने तलब किया था
सालार को, तो उस वक्त सूरी साहब जो है वो उनके साथ मौजूद भी थे। जरा बताइएगा सूरी साहब कि क्या वाकया था, तलब किया गया सालार को, इसके बाद कस्टडी में लिया गया, क्या पूछगछ हुई और अब रिहा कर दिया गया उनको? शुक्रिया आपने इस मौजू पे मदू किया। सालार को जो है वो 3 दिन पहले जो करीबी थाना था उसके घर का, वहाँ से उसको कॉल आई थी कि आप थाने में पेश हों। जब वो थाने में गया तो पता चला कि FIA का कोई केस है। फिर एक साफ़ी ने भी उसको बताया कि इस तरह आपका लिस्ट में नाम आया हुआ है, इस्लामाबाद से कोई FIA ने जारी की है। FIA के ऑफिस जब वो गया तो उसको कहा कि आपने कल जो है वो अपना लैपटॉप और अपना मोबाइल लेके आना है। तो उसके साथ फिर मैं भी गया FIA के ऑफिस और असिस्टेंट डायरेक्टर जो थे उनके रूम में गए। तो उन्होंने हमें कहा कि आप सारे पासवर्ड्स जो भी आपके सोशल मीडिया पे आपके ईमेल्स हैं, आपके जो सोशल मीडिया पे आपका ट्विटर, ईमेल, आपका फेसबुक अकाउंट, जो भी जिस नाम से भी आपके अकाउंट्स हैं, आप उनकी डिटेल्स लिखें, उनके पासवर्ड्स दें। और सब कुछ उसको हमने लिखवाया। उसके बाद उन्होंने जो है फोरेंसिक के लिए उसका मोबाइल और उसका लैपटॉप रख लिया। थोड़ी देर तक हमारा ख्याल था कि मैं इसको छोड़ देंगे, लेकिन थोड़ी देरी के बाद उन्होंने बताया 1-2 घंटे रखने के बाद असिस्टेंट डायरेक्टर ने कि इस्लामाबाद से हमें हिदायत आई है कि इसको फौरी तौर पर आपने भी बाय रोड इसको इस्लामाबाद लेके आए। दरमियान में जो है इनके डायरेक्टर ने सालार से फ़ोन पे भी बात की और उससे सारी चीज़ें डिटेल पूछी। तो जब मैंने कहा भाई आप इसको किस तरह उठा के लेकर जा रहे हो, मैं PTI का हूँ, ये मेरा साथी है, इसने हमेशा जो है सोशल मीडिया पे बलूचिस्तान के मसाइल को डिस्कस किया है, यहाँ पे दहशतगर्दी के खिलाफ, यहाँ पे पाकिस्तान के हम जो है प्रो पाकिस्तानी हैं और हमने हमेशा यहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया बलूचिस्तान के अंदर। इस नौजवान का बहुत कंट्रीब्यूशन है, ये पढ़ा लिखा नौजवान है जो शुरू से 2011 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम का हिस्सा रहा है। तो उन्होंने मुझे कहा नहीं जी हम तो इसको लेकर जाएंगे। मैंने कहा आप इस तरह नहीं लेकर जा सकते हो, कोई आप हमें रिटर्न दो, कोई चीज़ दो आप हमें। उसके बहुत ज़्यादा इसरार के बाद जब वो गाड़ी में ले जा रहे थे उन्होंने मुझे जो है इस्लामाबाद से जो उनको लेटर आया हुआ था उसका मुझे प्रिंट दिया, जिसमें इस पर जो है वो इसका केस का नंबर और सब कुछ लिखा हुआ था। फिर लैपटॉप और इसके मोबाइल की हमने बाकायदा रिसिप्ट ली इनसे और उस लड़के को जो है वो फिर ये गाड़ी में बाय रोड लेकर गए और आज ये सुबह वहाँ पे पेश हुआ है। हमारे PTI की जो लीगल टीम थी वो इसके साथ गई है और बाकायदा वहाँ पे इससे अल्फी बयान लिखा गया और लिया गया है। इसके सारा चीजें जो इसके लैपटॉप और मोबाइल को उन्होंने कहा फोरेंसिक करेंगे। मुझे ये बताएं कासिम ये बताएं PTI की तरफ से एक बाकायदा अब कैंपेन चल रही है सोशल मीडिया पे, रिलीज सालार, आप उनकी हिमायत में बात कर रहे हैं, नईमुल हक उनकी हिमायत में बात कर रहे हैं। इमरान खान ने कल इंटरव्यू में कहा और वो कह रहे हैं कि साइबर क्राइम लॉज का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, सियासी तौर पर इंतकाम लेने के लिए उसको पकड़ा गया है। लेकिन मैंने देखे हैं उसके ट्वीट्स, आप फौज के ऊपर तनकीद कर सकते हैं, उनकी पॉलिसीज पे आप बात कर सकते हैं, लेकिन तज़ीक करना, इदारों की तौहीन करना आईन पाकिस्तान इसकी इजाजत नहीं देता। उनके ट्वीट्स बेशक पाकिस्तान के हक में होंगे, बलूचिस्तान के हक में होंगे, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये डॉन लीग्स के मामले के बाद बाकायदा इदारों के खिलाफ बात करना, उनकी तज़ीक तौहीन करना, इसकी इजाजत तो नहीं है। तो फिर उसको हीरो क्यों बनाया जाए? अगर कानून तोड़ा है तो कानून तोड़ने के उसकी कार्रवाई तो होगी ना फिर उसके खिलाफ। आप जरा जब ये डॉन लीग्स का जब ISPR ने जब ट्वीट किया था, आप उसके नीचे मुस्लिम लीग नून के जो है ना वो कमेंट्स देख लेते। ये कोई बात नहीं है कि आप सालार को कहें जी इसने इदारों के खिलाफ लिखा है, कोई इदारों के खिलाफ। ये एक सोशल मीडिया का सबसे बड़ा ऑर्गन बन चुका है इस टाइम ट्विटर। सारे दुनिया के बड़े लीडर्स, प्लेयर्स, एक्टर्स इस पे अपना इज़हार राय करते हैं और आपका ISPR जो सबसे बड़ा वो है वो इस पे आपका कर रहा है और ट्वीट वापस ले रहा है। ट्वीट से पहले जब ट्वीट किया ISPR ने, आप उसके नीचे कमेंट्स देखें जो आपके मुस्लिम लीग नून के जो जालों ने लिखे, आप उसको इग्नोर करते हैं। आप PTI इस बात से तो मैं इत्तेफाक करता हूं कासिम साहब, आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं, विक्टिमाइज कर रहे हो। जी जी कासिम साहब, इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि अगर नून लीग के कोई सोशल मीडिया मेंबर्स हैं, उन्होंने भी इस तरह की ट्वीट की है जहां पे उन्होंने इदारों की तज़ीक या तौहीन की है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आजादी इजहार में आप तौहीन कर रहे हैं, तज़ीक कर रहे हैं और साइबर क्राइम्स लॉज जो अब हमारे यहाँ मौजूद हैं उस पर कार्रवाई नहीं होगी। ये तो नहीं कह सकते आप। देखें दुनिया में हर एक को इज़हार राय का इख्तियार है। ये पहली दफ़ा हुआ है कि इस तरह नौजवानों को पाकिस्तान में भी वो सोशल टूल यूज़ कर रहे हैं, वो अपनी इज़हार कर सकते हैं।
वरना इससे पहले आप देख रहे थे अखबारों में आप कुछ इदारिये लिख लेते थे लोग या कुछ टीवी पे आके तजिया निगार। तो ये एक बहुत हेल्दी डिबेट है। बलूचिस्तान आपको पता है दहशतगर्दी का शिकार है, यहाँ पे पढ़े लिखे नौजवान कम है, वो प्रो पाकिस्तानी आपको प्रोपेगेट कर रहा है, आपके लिए दिन रात लड़ रहा है और आप उसको इतनी ज़हनियत अजियत देते हो, आप उसको उठा के ले जाते हो, पता नहीं उसने कौन सा जुर्म कर दिया है। यहाँ पे जो दहशतगर्द जो यहाँ पे दहशतगर्दी करते हैं, वजीर दाखिला ने तो आज तक उनको तो उठा के कभी लेकर नहीं गए यहाँ से, कभी किसी दहशतगर्द को नहीं पकड़ा। प्रोफेसर, टीचर्स, पढ़े लिखे तबके को कत्लेआम किया गया, हजारों की तादाद में शहीद हो गए। शिया अपनी राय का इजहार करने में कोई गलत बात नहीं है। आम नौजवान कोई गलत बात नहीं है, सपोर्ट कर रहा है, जो इस गवर्नमेंट के खिलाफ, जो हमारे करप्ट यहाँ पे जो लीडर्स बैठे हुए हैं, जो पनामा में एक्सपोज हो चुके हैं, जिसको आपके चीफ जस्टिस जो है सीनियर्स वो लिख चुके हैं कि इनको डीसीट हो जाना चाहिए, इनको इस ओहदे पे नहीं रहना चाहिए। जो नकली खत पेश करते हैं वहां पर कतरी शहजादों का, जो एक फ्लैट को नहीं साबित कर सकते कि यहाँ पे 30 जो कहते हैं हमारे फैक्ट्री है, हमारे बाप दादा का खानदान है, वो एक लीगल पैसा शो नहीं कर सकते। एक सेकंड कासिम, ये आप बिल्कुल एक मुख्तलिफ डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस पर किसी ने नहीं कहा कि कतरी लेटर, नहीं एक सेकंड कासिम, इसको आप एक पनामा का इशू या सियासी इशू ना बनाए, उस पर बहुत बात होती है। मैं बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली जो ट्वीट्स उन्होंने किए और जिसमें उन्होंने फौज को तज़ीक या तनकीद का निशाना बनाया। मैं एक मिसाल आपके सामने रख देता हूं क्योंकि मैं चला नहीं रहा हूं। उन्होंने कहा कि मीडिया इज द बिगेस्ट गून आफ्टर जीएचक्यू, मतलब सबसे बड़ा गुंडा है मीडिया जीएचक्यू के बाद। अगर ये जबान आप इस्तेमाल करेंगे और फिर आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो मेरे ख्याल से ये कोई लॉजिक तो नहीं है इसमें। कैसे जस्टिफाई करेंगे इस तरह की सारी दुनिया ट्वीट कर रही है, या आप ट्विटर पे जरा देखें, मॉनिटरिंग का कोई सिस्टम ही नहीं है पाकिस्तान में। कोई 24 कर रहा है गलत कर रहा है। अगर दो लोग गलत करें तो आप इसको जस्टिफाई तो नहीं कर सकता कि वो अगर गलत कर रहा है तो हम भी गलत करेंगे। आप स्पेसिफिकली इसने कौन सा क्या कर दिया इसने, आप मुझे बताएं, इसने पाकिस्तान में कौन सी दहशतगर्दी कर दी? किस मुल्क से ये मिल गया ये नौजवान? ये किस मुल्क के लिए काम कर रहा है? अगर इसका आपको ये ट्यूटी बुरा लगता है, ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में बैठ के जो है ना फौज के खिलाफ बोलता है, आपको बिल्कुल होनी चाहिए, ख्वाजा आसिफ के खिलाफ भी होनी चाहिए, जो बात करें होनी चाहिए। कासिम साहब, इस पे तो कोई दो राय नहीं है कि जो खिलाफ बात करेगा हमें आइन और कानून के मुताबिक होनी चाहिए, इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए। आवाज उठा रहा है माशरे में, अगर ये बता रहा है इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर किसी ने कोई गलत बात की है तो उसको जस्टिफाई भी तो नहीं किया जा सकता ना। कासिम साहब, देखें, मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूं कि अगर तमाम लोग खिलाफ बात करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इम्तियाजी सलूक नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसको जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता। यहाँ पे अलहदगी की तहरीक चल रही है बलूचिस्तान में, इस तरह यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है कासिम साहब, आप हमारे शो पे मौजूद थे, आपने अपना मौक़िफ़ दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पे। शो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।